दोस्तों, जिस बुक की बात आज हम करेंगे उसे बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, जिसे वॉरेन बफेट के गुरु माने जाने वाले बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। हम सब जानते हैं इसे इन्वेस्टिंग की बेस्ट किताब माना जाता है और सब कहते हैं अगर इन्वेस्टिंग सीखनी है तो इसे ज़रूर पढ़ो। सो मैंने सबकी बात मानते हुए इसे पढ़ा और ये किताब मेरे सर के ऊपर से निकल गई। मैंने इसे फिर से पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में आया। फिर मैंने इसे 2 बार और पढ़ा, तब जाके मुझे इसकी टीचिंग समझ में आई। सो जिन लोगों ने इस बुक को एक्चुअल में पढ़ा है वो मुझसे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे, और जिन्हें नहीं पता ये बुक काफ़ी सालों पहले लिखी गई थी। सो इस बुक की लैंग्वेज, इसकी इंग्लिश समझनी इतनी आसान भी नहीं है। तो आप में से जो भी लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं या इस बुक से इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लूँगा, जिससे कि आप जब भी इस बुक को पढ़ोगे आपको ये बुक आसानी से समझ में आ जाएगी और आप जल्दी इन्वेस्टिंग भी सीख पाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है पर्सनल फाइनेंस में, अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में, अपने पैसों को ग्रो करने में और रेगुलरली पैसों से रिलेटेड कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप ऐसी कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। वहीं मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा है और यूं ही इसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल नहीं कहा जाता। इसमें जो एडवाइस है वो टाइमलेस है, क्योंकि इसे लिखे जाने के इतने सालों बाद भी इस बुक की टीचिंग्स उतनी ही फ्रेश है और आज भी लागू होती हैं। दोस्तों, आज के टाइम के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपनी मैक्सिमम दौलत इन्वेस्टिंग से कमाई है, वो भी इस बुक को हाईली रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए आज हम इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस करेंगे, जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और आप भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाओगे। लेसन नंबर 1, दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बस स्पेक्यूलेट करते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदता है तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टर का दर्जा दे देते हैं, फिर भले ही उसने इन्वेस्टिंग से पहले कोई रिसर्च की हो या नहीं, और इसलिए ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि जब भी वो स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमाते हैं तो वो और ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तब तक जब तक वो सबक ना सीख लें। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, जो इस वीडियो में आज हम अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है an investment operations in which upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting any of this criteria are speculation. दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले थरो एनालिसिस, मतलब आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले उसे बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। बिजनेस एनालिसिस में 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं: क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट्स को हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। दोस्तों, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेटमेंट का है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों, आप किसी भी आम आदमी से पूछोगे कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, तो वो कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में सेफ्टी नहीं है। पैसा कमाना तो छोड़ो, हमारा लगाया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब सकता है। यहाँ बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट तभी करो जब आपको प्रिंसिपल सेफ दिखता हो, जब आप उस स्टॉक में, उस कंपनी या उस बिजनेस में कॉन्फिडेंट हो कि वो फ्यूचर में अच्छा करेगी। अब ये कैसे होगा वो आपको इस वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका मेन फोकस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि आप पैसा कैसे नहीं गंवाएंगे। और इस स्टेटमेंट में तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेंजामिन ग्राहम हमें कह रहे हैं कि हमें एडिक्वेट रिटर्न्स मिलना चाहिए, यानी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ हमें इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा हमें किसी FD या किसी और इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे, वरना हम इतना रिस्क क्यों लें। तो ये डेफिनेशन का ओवरऑल मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका रिटर्न कब और कितना मिलेगा, वरना ऑपरेशन नॉट मीटिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया आर स्पेकुलेशंस। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, उसमें एक 10% की एलोकेशन कर दो और उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, और बाकी का 90% जो आपकी सेविंग है उसको आप बस इन्वेस्टिंग के लिए रखोगे। लेसन नंबर 2,
इन्वेस्टर एंड मिस्टर मार्केट। दोस्तों, अब ये जो कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसे समझते हैं। बुक में बेंजामिन ग्राहम मार्केट को मिस्टर मार्केट कहते हैं और उसे एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, जैसे कि वो कोई मार्केट चलाने वाला एक इंसान हो जो पूरे मार्केट को चलाता है। और वो बहुत ही मूडी है, किसी दिन वो बहुत अच्छा फील करता है और किसी दिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। तो जिस दिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील करता है, उस दिन वो सारे के सारे शेयर्स के दाम महंगे कर देता है। आपको सारे शेयर्स महंगे में मिलेंगे, सारे शेयर्स में हरे निशान दिखेंगे और आप कुछ भी खरीदने जाएंगे आपको महंगे दाम में मिलेगा, क्योंकि उस दिन मिस्टर मार्केट बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं। वहीं कुछ दिन मिस्टर मार्केट बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता, मार्केट ख़त्म होने वाला है, सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। तो उस दिन क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, वो अपने सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते में बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसको जिस दाम पे शेयर्स लेने हैं ले लो। सो बेंजामिन ग्राहम इस बुक में कहते हैं कि आपको इंतज़ार करना है कि किस दिन मिस्टर मार्केट का मूड ख़राब है, किस दिन मिस्टर मार्केट बहुत डिप्रेशन में है। उनके डिप्रेशन का फ़ायदा उठाइए। ऑथर कहते हैं आपके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मिस्टर मार्केट मूडी हैं। जिस दिन वो डिप्रेस्ड हैं उस दिन शेयर्स खरीदिए, और जिस दिन उनका मूड बहुत अच्छा है उस दिन आपके पास जो भी शेयर्स हैं उन्हें महंगे दामों पे बेच दीजिए। ऐसे मार्केट आपको नहीं, आप मार्केट को चलाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना मूड मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से चलाते हैं। अगर मिस्टर मार्केट डिप्रेशन में है, सारे स्टॉक्स रेड में हैं, तो हम भी डरने लगते हैं, हमारा मूड भी नेगेटिव हो जाता है, हम भी उस गिरे हुए मार्केट में अपने सारे शेयर्स बेचने लगते हैं। तो अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड तय करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे, और अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड के ऑपोजिट अपना मूड रखोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो दोस्तों, ये सिंपल सी बात इस पूरी बुक का सार है। अगर इस बुक में से कोई एक चीज़ याद रखनी है तो मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट याद रखो, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। अब आप कहोगे इन्फ्लेशन, इसकी कौन चिंता करता है? लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने इस चैप्टर को ऐड किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। स्पेशली ये टॉपिक्स हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए और यूरोप के देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में इन्फ्लेशन हर साल हाई रेट से बढ़ती है, जो फिलहाल के कुछ सालों में 6 से 7% का रेट है। मतलब जो इंडियंस पैसा इन्वेस्ट नहीं करते वो लोग ज़्यादा स्पीड में पैसा खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, वो एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हो उनका रिटर्न इन्फ्लेशन से सेट ऑफ हो जाता है। पर दोस्तों, इसका कारण क्या है? लोगों को इसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको इसका लॉस दिख नहीं रहा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 साल बाद भी 100 रुपये ही होंगे, और लोगों को लगता है उन्होंने कुछ नहीं खोया, और यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन सिर्फ 7% के हिसाब से उनकी वैल्यू आधी हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखना है कि वो कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना प्रोवाइड करता है। और अगर आप महंगाई को काउंट करते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट से कुछ भी नहीं मिल रहा होता। लेसन नंबर 4, स्टॉक्स फॉर सेफ इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्राहम ने सेफ इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स चूज करने का एक क्राइटेरिया बताया है, जिसे हम कुछ पॉइंट से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, एडिक्वेट साइज ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटी और न्यू कंपनीज ज़्यादा रिस्की होती हैं। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए, यानी 2:1 का करंट रेशियो, और कंपनी का करंट एसेट उसके टोटल डेट से ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अर्निंग स्टेबिलिटी। पिछले 10 साल में कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड रिकॉर्ड। अनइंटरप्टेड पेमेंट्स फॉर एटलीस्ट पास्ट 20 ईयर्स, यानी कंपनी ने कंटिन्यूस पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स पे किया हो। पॉइंट नंबर 5, अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए, एटलीस्ट 30% पिछले 10 साल में, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट डबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मॉडरेट पीई रेशियो। कंपनी का करंट प्राइस पिछले 3 साल के एवरेज अर्निंग से 15 गुना ज़्यादा होना चाहिए, वरना आप उस स्टॉक्स को बहुत महंगे में खरीद रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, सेफ इन्वेस्टर्स को ग्रोथ स्टॉक्स कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से आज के टाइम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले कुछ सालों से अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हैं।
सो अगर आप एज अ सेफ इन्वेस्टर किसी स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वाई नॉट ग्रोइंग कंपनीज। ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनली जब आप पूरी रिसर्च करके ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हो जो बेस्ट में से भी बेस्ट है, सब आपको प्राइस पे ध्यान देना चाहिए कि आप उसे ज़्यादा महंगे में तो नहीं खरीद रहे हो। इन शॉर्ट, आपको किसी स्टॉक्स को तभी खरीदना चाहिए जब वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में बिक रहा हो। एग्जाम्पल, मान लो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको एक पुल बनाना है जिस पे एक बार में 10 ऐसे ट्रक जाएंगे जिनका वजन 1000 किलो है, यानी 1000 के 10 ट्रक उस पुल से गुजरेंगे, तो उस पुल में इतनी ताकत तो होनी चाहिए वो 10,000 किलो का वजन सह सके। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो क्या आप पुल को बस इतना ही स्ट्रांग बनाओगे कि वो बस 10,000 किलो सहन कर पाए, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा क्षमता का पुल बनाओगे 12,000 से 15,000 किलो, ताकि कहीं कोई ट्रक ओवरलोडेड आ जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ट्रक आ जाए तो भी पुल का कुछ ना बिगड़े। सबकी सेफ्टी रहनी चाहिए। सो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़े ज़्यादा को लेके चलने को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो ऐसे ही जब आप कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लगा लेते हो, जो मान लो 100 रुपीज़ पर शेयर है, तो आपको उसे कम प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। नॉर्मली आपको उसे 60 रुपीज़ पर शेयर के आसपास ख़रीदना चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन में, आपकी एस्टिमेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बचा ले। और अगर वो स्टॉक्स 100 के नीचे जाता ही नहीं है तो आपको उस स्टॉक्स को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। सो दोस्तों, अब आप इस बुक के इतने सारे रूल्स फॉलो करोगे, आप स्टॉक्स की जगह बिजनेस की रिसर्च करोगे, आप स्टॉक प्राइसेस को नहीं, उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को देखोगे, और फाइनली आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके चलोगे। तो शॉर्ट टर्म में भले ही आपको कभी कभी लॉस दिखता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास 10 से 15 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे वैल्यू मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आप ऐसी वैल्यूबल कंटेंट मिस ना करो। गुड बाय एंड टेक केयर।